जो बचे हैं संग समेट लो। अस फरहत इश्तियाक सीजन 2 केस नंबर 9। नवीरा लॉन्च में दाखिल हुई तो वहां सोफे पर आमना बैठी नजर आई, किसी गहरी सोच में गुम और उदास तो वो हर वक्त रहा करती थीं। उस वक्त मुख्तलिफ बात ये थी कि वो उदास नहीं थीं, वो कुछ सोच रही थीं और उनके लबों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट थी। नवीरा उनकी मुस्कुराहट को बगौर देखती उनके पास आकर बैठ गई। उन्होंने नवीरा का आना और अपने पास बैठ जाना महसूस ही ना किया था। वो उस वक्त यहाँ थी कब? वो उस वक्त अपने सिकंदर के पास थीं। वो उसे और अपनी होने वाली बहू को सोच रही थीं, अपने सिकंदर की दुल्हन को सोच रही थीं, जो उनके बेटे को प्यारी थी। उन्हें तो वो बगैर मिले, बगैर देखे ही बहुत प्यारी हो गई थी। क्या बात है अम्मो जान? नवीरा ने मुस्कुराकर प्यार से पूछा। हाँ, उन्होंने ख्यालों से चौंक कर नवीरा को देखा। क्या हुआ बेटा? मैं ये पूछ रही थी अम्मो जान कि आप कुछ खोई खोई लग रही हैं और किसी बात पर बहुत खुश भी हैं। नवीरा ने मुस्कुराकर उनसे पूछा। बात खुशी ही की पता चली है ना, कल मेरी सिकंदर से बात हुई थी, वो शादी कर रहा है। वो जैसे उस इतनी बड़ी खुशी को शेयर किए बगैर रह नहीं सकी थी। उस वक्त लाउंज के दरवाजे पर शहरयार खान आए थे। वो बाहर लॉन में अली के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। अब खेल खत्म करके उन्होंने अंदर का रुख किया था। नवीरा और आमना ने उन्हें नहीं देखा था। उन दोनों की उनकी तरफ पुश्त थी। ये तो बहुत खुशी की बात है। नवीरा ने आमना की बात पर बेसाख्ता खुशी का इजहार किया। हाँ, बहुत खुशी की बात है। जिंदगी में खुशियों पर अब मेरे सिकंदर से ज्यादा और किसी का हक नहीं। मैंने सिकंदर से कहा है वो मेरी होने वाली बहू को लेकर कराची मुझसे मिलवाने लाए। जिसे मेरे बेटे ने जिंदगी के साथी के तौर पर चुना है, मैं उसे जी भर कर देखूंगी, प्यार करूंगी और उससे ये भी कहूंगी कि मेरे बेटे ने जिंदगी में बड़ी सख्तियां काटी हैं, बड़ी आजमाइशें बर्दाश्त की हैं। अब तुम इसे इतना प्यार दो कि वो। बोलते हुए आमना की आंखें भर आई थीं। वो भराए लहजे में बोल रही थीं। आंसू उनकी आंखों से बहने लगे थे। अभी उनका जुमला पूरा भी नहीं हो पाया था कि शहरयार खान के पीछे भागता दौड़ता अली भी अंदर दाखिल हुआ। उल्टी करके कैप लगाए, हाथ में छोटा सा बैट और बॉल पकड़े। मामा, मैंने दादा जान को हरा दिया। अली भागता हुआ उन लोगों के पास आ रहा था। नवीरा और आमना ने फौरन ही गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। उन दोनों ही की निगाहें अली पर नहीं, शहरयार खान पर जाकर ठहरी थीं। आमना के लब एकदम ही यूं पेवस्त हुए थे जैसे वो कोई चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हों। सिकंदर की बात करना तो क्या, वो शहरयार खान और जैन के सामने कभी भूले से उसका नाम तक नहीं लिया करती थीं। कुजा कि आज वो सिकंदर की बात करते, उसे याद करके आंसू बहाते देख ली गई थीं। वो फौरन ही घबरा कर अपने आंसू साफ करने लगी थीं। दादी जान रो रही हैं? अली उनके पास हैरान परेशान सा आया। नहीं मेरी जान, उन्होंने अली को गोद में बिठाकर प्यार किया। नवीरा ने कदरे घबराई हुई एक नजर आमना को और फिर सपाट चेहरे के साथ खड़े शहरयार खान को देखा। आइए ना पापा, अली ने कितना थकाया आपको? उसने फौरन ही सूरत हाल को संभाल कर उस तकलीफ दे खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। शहरयार खान सोफे पर उन लोगों के नजदीक आ गए थे। थकन वकन नहीं हुई, हम दादा पोते ने खूब एंजॉय किया है। आज तो दादा ने अली को हराया भी है। सोफे पर बैठते हुए शहरयार खान गोया अली को छेड़ रहे थे। उनके चेहरे पर लम्हा भर पहले की किसी बात का कोई तासुर मौजूद नहीं था। वो पुरसुकून और कंपोज थे, जैसे हमेशा हुआ करते थे। अली फौरन नाराजी से उन्हें देखता बोला। जी नहीं, दादा जान हारे हैं, मैं जीता हूँ। आमना अली और शहरयार खान की नोकझोंक पर फीके से अंदाज में मुस्कुराई थीं। लीजा पाकिस्तान आ रही है, ये तो बहुत खुशी की बात बताई आपने। खाने की मेज पर वो और आयशा बैठे हुए थे। उन्होंने आयशा को लीजा की शादी के फैसले और पाकिस्तान आने का बताया था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल बड़ा मुतमईन है। अभी मिला नहीं हूँ उस लड़के से, मगर चूंकि ये कलसूम का अपना अकेली का फैसला है, इसलिए मुझे यकीन है उसने किसी गलत शख्स का इंतखाब नहीं किया होगा। अगर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर उसने ये फैसला किया होता तो मैं यकीनन परेशान होता। मैं कलसूम के लिए बहुत फिक्रमंद भी इसीलिए रहता था कि मुझसे नाराजी और मेरी जिद में आकर जिस तरह वो पिछले 5 सालों से लंदन में अकेली रहकर खुद को नुकसान पहुंचा रही थी, कहीं मेरी जिद में वो किसी गलत जगह शादी करने के लिए तैयार ना हो जाए। वो खासे मुतमईन और खुश नजर आ रहे थे, मगर उनके चेहरे पर अभी भी किसी बात की टेंशन थी।
आयशा उनसे मोहब्बत करती थी। वो एक अच्छी शरीके हयात और उनके दुख दर्द की साथी थी। मगर बहुत सी बातें ऐसी थी जो वो आयशा से भी शेयर नहीं कर सकते थे। वो आयशा से कुछ कहना चाहते थे, मगर कहने के लिए मुनासिब लफ्जों का इंतखाब कर रहे थे। उन्होंने सर झुकाकर अपनी प्लेट में चावल डाले और चन्न वाले चावलों के खाए भी थे। ये चंद लम्हे सोचने के लिए लेने के बाद उन्होंने आयशा को देखा। तुम्हारी मरियम से बात हो तो उसे कलसूम के पाकिस्तान आने का मत बताना। उनका अंदाज संजीदा था। क्यों? आयशा ने उन्हें हैरानी से देखा। अच्छा है ना, कलसूम अचानक आकर उसे सरप्राइज देगी। उन्होंने अपने लहजे की संजीदगी को मुस्कुराहट में तब्दील करने की कोशिश की। आयशा जवाबन मुस्कुराई थीं। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, मगर उन दोनों बहनों में प्यार और दोस्ती इस कदर है, देख लीजिएगा, लीजा खुद उसे बता देगी। हाँ, कलसूम मरियम से बहुत मोहब्बत करती है। उन्होंने एक थकी हुई सांस लेकर ग्लास में अपने लिए पानी डाला था। उसका सोलो शो कामयाबी से खत्म हो गया था। अब वो फ्लोरेंस से वापसी की तैयारी कर रही थी। अपना सामान पैक करते हुए उसने सैम का नंबर मिलाया। वो उसे बताना चाहती थी कि वो लंदन नहीं जा रही, वापस रोम जा रही है, क्योंकि अगले हफ्ते किसी रोज वो पाकिस्तान आ रही है। सैम ने उसकी कॉल रिसीव की तो हाय हेलो के बाद उसने उसे अगली बात यही बताई थी। क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें पाकिस्तान आने की लिज? शादी करने का फैसला कर ही लिया है तो रोम या दोहा कहीं भी शादी रख लो। तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हारी शादी अटेंड करने वहाँ आ जाऊंगी। वो फौरन ही संजीदगी और मोहब्बत से बोली, मेरा आना जरूरी है सैम। मेरा मशवरा है तुम यहाँ ना आओ। तुम्हें पापा की नेचर का पता है ना, महज इस जिद में कि तुम उनकी नहीं अपनी मर्जी से शादी कर रही हो, वो तुम्हारी शादी रुकवाने की कोशिश कर सकते हैं। तुम जानती हो वो अपनी मनवाने के आदी हैं और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उनके ऐसा करने से उनकी बेटियों की जिंदगी बर्बाद ही क्यों ना होती हो। सैम बहुत जज्बाती अंदाज में बोल रही थी। उसके लहजे में उसकी मोहब्बत और फिक्र शामिल थी। वो सैम की खुद से मोहब्बत पर मुस्कुराई। ऐसा कुछ नहीं होगा सैम, मेरी पापा से बात हुई है, वो मेरी शादी की बात का सुनकर बहुत खुश हुए हैं, और अगर वो खुश ना भी होते मुझे तब भी पाकिस्तान आना ही था। सिकंदर की फैमिली पाकिस्तान में है, वो मुझे अपनी माँ से मिलवाना चाहता है, उनसे मिलने तो मुझे कराची आना ही है। उसकी बात के जवाब में सैम एकदम ही गुस्से और नाराजगी से बोली, जब तुम तय कर चुकी हो तो ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आता है करो। वो चंद दिनों से मिलने वाला शख्स मुझसे ज्यादा अहम हो गया है तो ठीक है, बाद में पापा को उल्टा सीधा करें, तुम्हारी शादी यहाँ ना होने दें तो रोती हुई मेरे पास मत आना। सैम ने बात पूरी करते ही उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर खटाक से फोन बंद कर दिया था। सैम बहुत तल्ख और गुस्सीले लहजे में बोली थी। उसकी आवाज ऊंची थी। सैम के गुस्से और उसकी तलखी का उसने बुरा नहीं माना था। वो जानती थी सैम उससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी और उसकी उस बेतहाशा मोहब्बत ही में उसकी फिक्र में मुब्तला होकर वो उस पर चिल्लाई थी, नाराज हुई थी। कोई बात नहीं, वो कराची जाकर सैम को मना लेगी। मना क्या लेगी? उसकी शक्ल देखते ही सैम अपनी सारी नाराजगी खुद ही भूल जाएगी। सुबह के 5 बज रहे थे। वो लीजा को लेने एयरपोर्ट आया हुआ था। वो उसके पास दोहा आई थी। यहाँ से उन दोनों ने मिलकर कराची जाना था। वो उसे सामने से अपनी तरफ आता देख रहा था। वो पूरे 1 हफ्ते बाद फिर उसके सामने थी। सेनोरिना बोंजोर्नो, वो उसे देखकर शरीर से अंदाज में बोला। वो ब्लैक लूज सा ब्लाउज ऑफ वाइट लिनन पैंट के साथ पहने थी। हसीन तो वो थी, अब अपनी भी लगा करती थी। बोंजोर्नो, शुक्र है तुम इटालियन भूले नहीं। जितनी आई थी वो याद रखी हुई है, बाकी तुम मुझे सिखा देना। वो ट्रॉली उसके हाथ से लेकर खुद चलाता हुआ अपनी गाड़ी तक आ गया था। उसने लीजा का छोटे साइज का सूटकेस गाड़ी की डिग्गी में रखा। वो तो पाकिस्तान का सिर्फ 2 या 3 दिन का प्रोग्राम बना रहा था, मगर लीजा ने उससे कहा था कि जब वो अपनी बीमार माँ का दिल खुश करने के लिए पाकिस्तान जा ही रहा है तो उसे वहाँ चंद दिन तो ठहरना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह उससे मिल सकें। लीजा भी कराची में अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो पहली बार पाकिस्तान जा रही थी। वो 5 सालों बाद अपने पापा से मिलने वाली थी और काफी महीनों बाद अपनी बहन से मिलने वाली थी। सो वो भी वहाँ 1 हफ्ता क़याम करना चाहती थी। यूं लीजा के कहने पर उन्होंने 1 हफ्ते कराची में रुकने का प्रोग्राम बनाया था। उन्होंने कराची साथ जाना था और वहाँ से दोहा साथ वापस आना था।
उनके क़याम की मुद्दत अगर लीजा ने तय की थी तो आज किस फ्लाइट से लीजा दोहा आएगी और किस फ्लाइट से वो दोनों कराची जाएंगे, ये उसने तय किया था। वो आज लीजा के साथ बहुत सारा वक्त गुजारना चाहता था, पता नहीं क्यों, मगर उसका दिल चाहा था आज जितना हो सकता है वो लीजा के साथ वक्त गुजार ले। उसने लीजा से कहा था आज सुबह सवेरे जो सबसे पहली फ्लाइट उसे दोहा पहुंचाए वो उससे आ जाए। यूं उस वक्त जबकि सुबह 5 बजे थे, लीजा उसके सामने थी और आज रात गए कराची जाने वाली जिस आखिरी फ्लाइट में उन्हें सीटें मिल सकी थीं, वो उससे कराची जा रहे थे। यूं आज सुबह 5 बजे से रात गए तक एक दूसरे के साथ बातें करने और एक दूसरे के साथ बेहतरीन वक्त गुजारने के लिए उनके पास कई घंटे मौजूद थे। कराची पहुंचकर पता नहीं वो एक दूसरे से कितना मिल पाएंगे, कितना वक्त साथ गुजार पाएंगे। गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसने अपनी कोट की जेब से वो खूबसूरत सी डबिया निकाली जिसमें लीजा के लिए खरीदी अंगूठी मौजूद थी। ओह, तुमने रिंग खरीद ली सिकंदर। उसने डिबिया खोलकर उसके सामने की तो वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ कैसी है? बहुत खूबसूरत, पहना तो दो। उसने झट अपना हाथ उसके सामने कर दिया था। वो ये देखकर बहुत खुश हो रही थी कि वो रिंग खरीदने वाली बात भूला नहीं था। उसने बहुत मोहब्बत से उसका हाथ थाम कर उसकी उंगली में अंगूठी डाल दी थी। लीजा मुस्कुराते हुए अंगूठी से सजे अपने हाथ को हर जाविये से देख रही थी। अच्छी लग रही है ना मेरे हाथ में? हाँ बहुत, उसने प्यार से लीजा को देखा। चलें, उसकी खुशी को महसूस करते हुए वो खुद भी मुस्कुरा रहा था। लीजा ने सर इस बात में हिलाते हुए कहा, चलो। वो उसे लेकर अपने फ्लैट आ गया था। रास्ते भर वो उसे अपनी एग्जीबिशन की बातें बताती रही थी या फिर अपनी बहन का जिक्र करती रही थी जिससे मिलने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। नैनी ने उसे दुआ प्यार कहलवाया था जो उसे लीजा ने रास्ते में पहुंचा दिया था। उन्होंने ये वादा भी किया था कि वो उन दोनों की शादी में जरूर शरीक होंगी। वो चाबी लगाकर अपने फ्लैट का दरवाजा खोल रहा था। लीजा उसके साथ खड़ी थी। उसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए एकदम ही उसे एहसास हुआ कि उसका फ्लैट लीजा के शायाने शान नहीं। उसका दिल एकदम ही बुझ सा गया। उसे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? वो दरवाजा खोल चुका था। आओ, लीजा ने उसके साथ अंदर कदम रखा। तुम्हारे रोम वाले फ्लैट के मुकाबले में मेरा फ्लैट छोटा है। मुझे पता है तुम इसे देखकर मायूस हो रही होगी। मैं शादी से पहले कहीं और इससे बड़ा फ्लैट ले लूंगा। उसके लहजे में अफसुर्दगी दर आई थी। वो दोनों अंदर दाखिल हो चुके थे। उसके फ्लैट में एक ड्राइंग रूम था जो वो अमूमन लिविंग रूम के तौर पर इस्तेमाल किया करता था। उसके साथ ही किचन और एक बेडरूम था। क्या हो गया है तुम्हें सिकंदर? तुम्हारा फ्लैट बहुत अच्छा है। मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहां तुम मेरे साथ हो। वो जैसे कदरे बुरा मानकर बोली थी। वो उसके चेहरे को बगौर देख रहा था। बेला, मैं अपनी उलझी बिखरी जिंदगी की वजह से परेशान सा हो जाता हूँ कि कहीं तुम्हें मायूस न कर दूं। यकीन करो मेरी जॉब और सैलरी बहुत अच्छी है। मैं अच्छी से अच्छी जगह भी अफोर्ड कर सकता हूँ। बस मैंने कभी अपने फ्लैट को घर समझा ही नहीं। कभी घर समझकर इसे सजाने संवारने की जरूरत ही महसूस नहीं की। मगर अब दिल चाहने लगा है जिंदगी को तरतीब देने का। एक बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत सा घर हो जहां हम दोनों रहें। मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर नेमत इकट्ठी कर लेना चाहता हूँ। वो रुक रुक कर यूं बोल रहा था जैसे उसे खौफ हो, अंदेशा हो कि जो वो सोच रहा है वो कभी हो नहीं सकेगा। लीजा और वो कभी साथ जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे। लीजा उसे बगौर देख रही थी। तुम ख्वाब देखने से डरना छोड़ दो सिकंदर। तुम्हारे सारे डर गलत साबित होंगे। इस बार तुम्हारी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होगा। वो उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर बोली। जो वो उससे कह नहीं पाया था वो उसे भी समझ चुकी थी। वो उसे जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने का यकीन दिला रही थी। मुझे थोड़ा वक्त देना लीजा। मैं बरसों से अंधेरों में रहने का आदी हो चला हूँ। जिंदगी के हंगामों और रौनकों से मैंने खुद को सालों से दूर कर रखा है।
तुम खुश रहने और हंसने हंसाने वाली लड़की हो। मैं तुम्हारी पसंद के मुताबिक खुद को तब्दील करने की कोशिश करूंगा। बस तुम मुझसे मायूस मत हो जाना। मुझे थोड़ी रायत, थोड़ी गुंजाइश देती रहना। वो अपने हाथ पर रखे लीजा के हाथ को अपने दूसरे हाथ में मजबूती से दबा कर बोला, तुम जो हो, जैसे हो, मुझे बहुत पसंद हो, और इस बात का यकीन कर लो सिकंदर, मैं ना तुमसे कभी मायूस होंगी, ना तुम्हारा साथ छोड़ूंगी, ना तुमसे मोहब्बत कभी मेरे दिल में कम होगी। वो मजबूत लहजे में उसे अपनी मोहब्बत और वफाओं का यकीन दिला रही थी। वो कुछ पल यूं ही खामोशी से उसे देखता रहा। क्या तुम मुझे अपने घर लाकर यूं ही सजा में खड़ा किए रखोगे? एक तो पहले अपनी एग्जीबिशन, उसके बाद फ्लोरेंस से रोमा भाग दौड़, उसके बाद जल्दी जल्दी पैकिंग वगैरह करने में मैं इतना थक गई हूँ। ऊपर से तुमने सुबह सवेरे दोहा पहुंचने की हिदायत करके मेरी कल रात की नींद और आराम खराब करवाया। वो अपने मखसूस जिंदा दिली से भरपूर अंदाज में बोलती उसे उसकी कोताही का एहसास दिला रही थी। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, तुम वाकई थक गई होगी, आओ। वो फौरन शर्मिंदा सा होता उसका सूटकेस पकड़े अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। लीजा उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई थी। तुम शावर ले लो, फ्रेश हो जाओ, फिर थोड़ी देर सो जाओ, उसने उसका सूटकेस एक तरफ रखते हुए कहा। लीजा ने सर नफी में हिलाया। सो नहीं रही मैं, तुम्हारे साथ नाश्ता करने के लालच में मैंने फ्लाइट पर कुछ भी नहीं लिया। मुझे नाश्ता करवाओ अच्छा सा, उसके बाद मुझे दोहा घुमाओ। बोलते बोलते वो पल भर के लिए रुकी, फिर उसे कुछ मशकूक निगाहों से देख कर बोली, तुमने ऑफिस तो नहीं जाना ना? नहीं भाई, तुम्हें पूरा दिन अपने साथ गुजारने के लिए यहाँ बुलाऊंगा और खुद ऑफिस जाकर बैठ जाऊंगा। अब ऐसा भी नहीं है। मैं आज ही से छुट्टी पर हूँ, मैंने फिलहाल 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। आगे शादी के लिए हम जो भी प्लान करते हैं, फिर उस हिसाब से मजीद छुट्टियां ले लूंगा। वो उसके रोबदार अंदाज पर हंसकर बोला, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ना, इसलिए पूछ रही थी। वो मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल आया। वो लीजा के लिए जरा एहतमाम से नाश्ते की तैयारी करना चाह रहा था। नहाने और लिबास तब्दील करने के बाद वो खुद ही उसके फ्लैट में घूमती किचन में गई थी, जहां मेज पर नाश्ते के कुछ लवाजमात सजाए जा चुके थे और कुछ वो अभी तैयार कर रहा था। वो एक ही वक्त में माइक्रोवेव, टोस्टर और बर्नर तीनों की तरफ मुतवज्जे था। वो हंसती हुई अंदर आ गई। इतना एहतमाम भी मत करो मेरे लिए। उसने टोस्टर से टोस्ट निकालकर पास रखी प्लेट में रखे और वो प्लेट फौरन ही मेज पर पहुंचाई थी। सिकंदर बड़ी महारत से ऑमलेट बना रहा था। पहले उसने पैन में फेंटे हुए अंडे डाले, 2-1 सेकंड बाद उस पर मशरूम्स और पनीर डाला था और फिर बड़े माहिराना अंदाज में उसे जल्दी जल्दी रोल कर रहा था। तुम सॉसेजेस खाती हो? मैं सब कुछ खाती हूँ। वो मेज पर रखी फलों की खूबसूरत सी टोकरी को देखकर मुस्कुराई। उसमें सिर्फ एक ही फल था, नाशपातियां। टोकरी पूरी लबालब भरी हुई थी नाशपातियों से। उसने प्लेट में ऑमलेट निकालते सिकंदर को मुस्कुरा कर देखा। उसे ये फल कुछ खास पसंद नहीं था। वो ये नाशपातियां किसके लिए खरीद कर लाया था, वो जानती थी। तुम नाशपातियां मेरे लिए लाए थे? वो कुर्सी पर बैठ गई। ऑमलेट की प्लेट मेज पर रखता सिकंदर भी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था। हाँ, सिर्फ नाशपातियां नहीं, बल्कि ये फ्रूट बास्केट भी मैंने कल शाम ही खरीदी है। अब बेढंगेपन से फल यूं ही शॉपर में पड़े छोड़ देता तो तुम मेरे फोहड़पन पर अफसोस करती। वो हंसकर बोला, जैसे अपनी कल फ्रूट बास्केट खरीदने वाली हरकत को अभी तक एंजॉय कर रहा हो। वो सिकंदर की मेजबानों की तरह पुरखलाक दावत देने से कबल ही नाश्ता शुरू कर चुकी थी। क्या तुम मेरी पसंद नापसंद हमेशा इसी तरह याद रखोगे? ऑमलेट और सॉसेजेस खाते हुए उसने मुस्कुरा कर पूछा। पता नहीं, वो एकदम ही संजीदा हुआ। फिर वो उदासी से बोला, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरना चाहता हूँ लीजा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, मगर पता नहीं मैं तुम्हें खुश रख भी पाऊंगा या नहीं। मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ लीजा। अब तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वुर मुहाल है। हम शादी करने जा रहे हैं। तुम इस वक्त मेरी पहनाई हुई रिंग पहने मेरे सामने बैठी हो, मगर मैं इस वक्त फिर यही बात कहूंगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम मुझसे बहुत बेहतर शख्स डिजर्व करती थी। उसके चेहरे पर उदासी थी, जैसे अपने आप से मायूसी थी।
لیزا نے یکدم ہی اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں کیونکہ سکندر شہریار مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اس جیسے اچھے شخص کو ڈیزرو نہیں کرتی، مگر وہ پھر بھی مجھے مل رہا ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہی ہے۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے کیونکہ ہمارا رشتہ محبت اور سچائی پر قائم ہوا ہے۔ اس نے دیکھا سکندر کے چہرے کی مایوسی فوراً ہی مسکراہٹ میں تبدیل ہوئی تھی اور پھر فوراً ہی سنجیدگی اور سچائی میں۔ پلیز مجھے کبھی چھوڑنا نہیں، مجھے سب نے چھوڑ دیا تھا، مجھے رشتوں نے اور زندگی نے صرف نفرتیں دی ہیں۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا، اگر تم مجھ سے دور ہوئی تو میں زندہ کس طرح رہ پاؤں گا؟ اور وہ جانتی تھی کہ سکندر شہریار آسانی سے لوگوں پر کھل جانے والا شخص نہیں تھا۔ اپنے اندر جھانکنے کی وہ کسی کو اجازت نہیں دیا کرتا تھا۔ اگر وہ اسے اپنے اندر جھانکنے دے رہا تھا، اپنے دکھ اور اپنی کمزوریاں اس سے شیئر کر رہا تھا، تو وہ اسے اپنی زندگی میں سب سے اہم رتبے پر لے جا کر بٹھا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے دل اور اپنی روح تک رسائی دے رہا تھا۔ جنہوں نے تمہیں نفرتیں دیں، جنہوں نے تمہیں چھوڑ دیا، وہ بد نصیب لوگ تھے سکندر۔ یہ تمہاری نہیں، ان کی بد نصیبی ہے کہ وہ تمہیں چاہ نہ سکے۔ تم سے تو صرف محبت کی جا سکتی ہے سکندر۔ سکندر کا دکھ، اس کا کرب محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ تم مجھ سے پوچھو گی نہیں لیزا کہ میرے گھر والوں نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ انہوں نے مجھے نفرت سے کیوں دھتکار دیا تھا؟ وہ چند لمحوں کے بعد آہستگی سے بولا، اس کے چہرے پر تلخی ابھر آئی تھی۔ نہیں، میں تم سے یہ سب نہیں پوچھنا چاہتی، اس لیے کہ میں وہ سب جاننا ضروری نہیں سمجھتی۔ اس کے نرم لہجے میں کہی بات جیسے سکندر کو یکدم ہی مزید تلخ کر گئی تھی۔ پوچھنا چاہیے تمہیں مجھ سے، پوچھنا چاہیے تمہیں کہ آخر میرے اپنے سگے باپ نے مجھے اپنے گھر سے دھکے مار کر کیوں نکال دیا تھا؟ میرا سگا بھائی مجھ سے اس حد تک نفرت کیوں کرتا تھا کہ اگر میرے مرنے کی اطلاع آتی تو اس پر سب سے زیادہ خوش ہونے والا وہ ہوتا۔ سکندر پلیز، تم خود کو کیوں اذیت دے رہے ہو؟ وہ گھبرا کر بولی۔ سکندر کی تلخی اور اس کا خود پر غصہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ سکندر نے خالی خالی نگاہوں سے اسے بغور دیکھا۔ میں 20 سال کا تھا لیزا، میں اس وقت صرف 20 سال کا تھا۔ کیا کوئی باپ اپنے 20 سال کے کم عمر بیٹے کے ساتھ ایسا ظلم کر سکتا ہے؟ کیا کوئی بھائی اپنے بھائی کو تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہو سکتا ہے؟ یہ تھے میرے خونی رشتے، یہ تھے میرے خونی رشتے۔ بولتے بولتے سکندر کی آواز بالکل مدھم ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکا کر میز کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ بہت دکھ، بہت کرب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے زخم وجود پر کس طرح مرہم رکھے کہ وہ ماضی کی ہر تلخ یاد کو بھول جائے۔ یہ جو آج میں تمہیں ایک باعزت انسان نظر آتا ہوں، ملٹی نیشنل معزز سے جاب کرتا، میں یہاں تک کس طرح پہنچا ہوں، اگر تمہیں بتاؤں تو شاید تم میری سخت جانی پر حیران رہ جاؤ گی۔ گرے سے گرا اور گھٹیا سے گھٹیا، وہ کون سا ایسا کام ہے جو اپنے سروائیول کے لیے میں نے نہیں کیا تھا؟ میں نے نائٹ کلبز اور بارز میں لوگوں کو شراب پیش کی ہے، میں نے لوگوں کے جانوروں، ان کے کتوں کی دیکھ بھال کی ہے، میں نے کنسٹرکشن سائٹ پر محنت مزدوری کی ہے، میں سڑکوں، فٹ پاتھوں اور پارکوں کے بینچوں تک پر سویا ہوں۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں کئی دن بھوکا رہا ہوں۔ کوئی بھی مجھے ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے پیسے دے گا، اس کے لیے میں نیچ سے نیچ کام کرنے تک کے لیے تیار ہوا ہوں۔ اس ملٹی نیشنل کمپنی میں لیگل ایڈوائزر کی پوسٹ تک پہنچتے پہنچتے میں نے زندگی میں کتنی ذلتیں برداشت کی ہیں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ وہ اسی طرح میز کو گھورتا آہستہ آواز میں کرب سے کہہ رہا تھا۔ اسی لیے تو میں تمہیں ایک بہادر انسان کہتی ہوں سکندر۔ تم بہت بہادر ہو، زندگی کی ٹھوکروں سے تم نے ہار نہیں مانی۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو خود کو تباہ و برباد کر چکا ہوتا، مگر تم نے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے بتا دیا کہ تم ہار ماننے والے نہیں ہو۔ تم بدترین حالات کا سامان کر لو گے مگر خود کو برباد نہیں ہونے دو گے۔ تم نے ناممکن ترین اور مشکل ترین حالات میں اپنی ایجوکیشن مکمل کی، لائر بنے۔ تم بہت بہادر ہو سکندر، مجھے تم پر فخر ہے، مجھے تم سے محبت ہونے پر فخر ہے۔ تم میری زندگی میں شامل ہونے جا رہے ہو، مجھے تمہارے اس ساتھ پر فخر ہے۔ سکندر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ آنکھوں میں نرمی اور چاہت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ سکندر بغیر کچھ بولے پھیکے سے انداز میں مسکرایا تھا۔ خود کو اتنا دکھ مت دیا کرو سکندر، وہ رسانیت سے بولی۔ چائے پیو اور تھوڑا سا ناشتہ بھی کرو، بہت کر لی ہم نے یہ دل دکھانے والی باتیں۔ وہ اس کے لیے کپ میں چائے ڈالنے لگی تھی۔
مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔